तो आज हम एक ऐसे बच्चे के स्टोरी को देखने वाले हैं जिसे बचपन से ही कोई पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि उसे अपने ऑफन से भी निकाल दिया गया था। लेकिन एक दिन उसके अंदर एक अनोखी शक्ति आ जाती है जिसका यूज करके वो किसी भी डेविल को हरा सकता है। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर आसी को दिखाया जाता है जो कि भूख से मर रहा होता है और सोचता है कि सामने दिखने वाले किसी भी आदमी को वो लूटने वाला है। लेकिन तभी यहाँ से मिलिट्री का स्क्वाड जाने लगता है जिसे ऑब्वियसली वो लूट नहीं सकता है और उनके बाद एक बाइक वाला चला जाता है जिसे भी वो पकड़ नहीं सकता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन तीसरी बारी में देखता है कि एक आदमी पानी में डूबता हुआ जा रहा है और क्योंकि आसूसा दिल से एक अच्छा लड़का है तो उस आदमी को बचा लेता है। और तभी उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम ओसामू डाई है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से मरने वाला था लेकिन तुमने मेरे प्लान को चौपट कर दिया है, ये भी मेरी गलती है। और तभी यहाँ पर डाई का पार्टनर कोनिकीट भी पहुंच जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे मरने का गेम खत्म हो गया हो तो घर चलकर काम कर लेते हैं। लेकिन तभी आसी के पेट से आवाज आने लगता है और दास समझ जाता है कि इस गरीब के बच्चे को भूख लगी है, जिस वजह से वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। अब आसूसी बताता है कि वो पहले ऑफन में रहा करता था लेकिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया है और अगर उसे यहाँ पर खाना नहीं मिलता तो वो शायद मर जाता। दूसरी तरफ आसूसा और डाई बताते हैं कि वो दोनों आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स हैं और वो दोनों इस टाइम पर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब उसको याद आने लगता है कि उसने सुना था कि आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स के पास जादुई शक्तियाँ होती है, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इनके पास कोई जादुई शक्तियाँ भी हो सकती है। अब वो दोनों बताते हैं कि यहाँ पर एक टाइगर है जो आसपास के जानवरों को मारकर खा रहा है और वो दोनों उस टाइगर को ही ढूंढने के लिए आए हैं। अब टाइगर के बारे में सुनकर आसूसा भागने लगता है लेकिन कोनिकीटा उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद आसी बताने लगता है जब मैं ऑफन में रहा करता था तब इसी टाइगर ने हमारे पोल्ट्री फार्म और खेत को तबाह कर दिया था। अब इस नुकसान के बाद हमारे पास खाने का कमी पड़ गया था और इस कमी के चलते मुझे उस ऑफन से भी निकाल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी मुझे कई बार ऐसा लगा है कि वो टाइगर मुझे फॉलो कर रहा है, जिस पर नजई कहता है कि तुम सही कह रहे हो और वो टाइगर सच में तुम्हें फॉलो कर रहा है और इसीलिए हम तुम्हें एक चारी की तरह यूज करने वाले हैं और इस काम के बदले में तुम्हें पैसे भी दिया जाएगा। और इन पैसों के बातों को सुनकर आसूसा से ना नहीं कह पाता है। अब वो दोनों एक फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और आसूसा पूछता है कि क्या वो टाइगर सच में यहाँ पर आएगा, जिस पर डाई कहता है कि 100% गारंटी है कि वो टाइगर यहाँ पर आएगा लेकिन मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। वैसे गाइस ये डायलॉग कहीं पर सुना सुना नहीं लग रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ आवाजें आने लगते हैं जिस वजह से आसूसा घबरा जाता है। लेकिन तभी डाई कहने लगता है कि टाइगर कहीं पर भी अचानक से नहीं आ सकता है और तुम्हारी स्टोरी मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है, जैसे कि अगर तुम्हारे ऑफन में खाने की कमी हो रही है तो एक बच्चे को निकाल कर उन्हें क्या ही फायदा हो जाएगा। अगर खाने का कमी होता तो 10-15 स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाता और तुमने कहा था कि तुम 2 हफ्ते पहले इस शहर में आए हो और 2 हफ्ते पहले से ही वह टाइगर देखा जा रहा है, जिसका मतलब है कि उन ऑफन वालों को पता चल गया था कि वह टाइगर और कोई नहीं बल्कि तुम हो आसूसा। उसके बाद आसी एक टाइगर के फॉर्म में आकर डाई के ऊपर अटैक करने लगता है और डाई भी उसके अटैक्स को डॉज करते हुए अपने नो लंगर ह्यूमन अटैक का यूज करके आसी को नॉर्मल कर देता है। और तभी कोनिको और उनके पार्टनर्स मियाजवा, कंजी, एडोवा, रेनबो और यासनकी को यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब आसूसा नींद से उठ जाता है लेकिन उसका राइट हैंड अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जिसको देखकर वो फिर से घबराने लगता है। लेकिन तभी डाई कहता है कि ये लड़का हमारे एजेंसी का पार्टनर बनने वाला है। अब अगले दिन जब आसी का नींद टूटा है वो देखता है कि वो एक घर के अंदर होता है और तभी डाज उसे कॉल करके एक इमरजेंसी की वजह से अपने पास बुला लेता है। अब आसूसा बाहर जाने ही लगता है लेकिन देखता है कि डाई एक कचरे के डिब्बे में फंस चुका है और डाई कहता है कि अपने आप को खत्म करने का यह उसका एक नया तरीका है। अब डाई के बाहर निकलने के बाद आसी कहता है मैं इस आर्म फोर्स में ज्वाइन नहीं हो सकता और वैसे भी आज तो मुझे अपने लिए एक जॉब ढूंढने जाना है। अब डाई खुद ही उसे जॉब ढूंढने के लिए ले जाने लगता है और कहता है कि एक जिम्मेदार आर्म डिटेक्टिव होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। और तभी यहाँ पर कोनिकीट भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा गैर जिम्मेदार आदमी आज तक नहीं देखा। मैंने तुमसे कहा था कि एक आदमी हमारे बिल्डिंग को उड़ाने वाला है और तुम यहाँ पर गप्पे लड़ रहे हो। जिसके बाद आसूसा सोचता है कि भाई इस आदमी से तो काम नहीं होने वाला, लगता है मुझे खुद ही अपना जॉब ढूंढना पड़ेगा। अब इसके बाद वो तीनों एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो बॉम्बर कहता है जल्दी से अपने प्रेसिडेंट को यहाँ पर लाओ वरना मैं इस पूरे जगह को उड़ा दूंगा। जिसके बाद कोनिकीटाई रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं जिसमें कोनिकीटालू बॉम्बर को संभालना पड़ेगा। अब कोनिकीटाई बॉम्बर कहता है कि तुम कोनिकीटा को पहले से जानता हूँ, वहाँ पर जाके बैठ जाओ।
अब डाई कहता है कि उसे यहाँ के सारे मेंबर्स के बारे में पता है, तो हमें आसी को वहाँ पर भेजना चाहिए क्योंकि आसी को कोई पहचानता ही नहीं है। अब आसी कुछ न्यूज़पेपर को लेकर उस बॉम्बर की तरफ पहुंच जाता है और कहता है कि मैं एक न्यूज़पेपर बॉय हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो ये सही बात नहीं है। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं और हम अपने प्रॉब्लम्स को आपस में शेयर भी कर लेंगे। तभी कोनिकिता अपने पावर से एक गन को क्रिएट करके उस रिमोट को लेने के साथ साथ उस बच्चे को भी पकड़ लेता है और तभी वो डाई को भी लात मार देता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है। लेकिन तभी वो बॉम्बर उस रिमोट को लेकर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। अब टाइम जल्दी ही बीत रहा होता है, जिस वजह से आसूसा उस लड़की को फेंक कर उस बॉम्ब को जकड़ लेता है ताकि उस बॉम्ब का झटका कम से कम हो सके। लेकिन यहाँ पर कोई बॉम्ब फटता ही नहीं है और देखते हैं कि जो लड़की कैद होती है वो असल में बॉम्बर की ही बहन होती है और बाकी सब लोग यहाँ पर आसूसा का टेस्ट ले रहे थे। अब गाइस आर्म डिटेक्टिव एजेंसी के प्रेसिडेंट फुकुजावा युकिची यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे के ज्वाइन होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतना कह के यहाँ से चले जाते हैं। अब आसी को कहा जाता है कि तुम्हारे पास कोई रिलेटिव्स नहीं है, तुम्हारे ऊपर तीर लग चुका है जिस वजह से कोई भी आकर तुम्हें मार सकता है। लेकिन अगर तुम आर्म डिटेक्टिव एजेंसी को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा लाइफ और भी आसान हो जाएगा। अब अगले दिन कैफे में वो बॉम्बर बताता है कि उसका नाम नीजा की जुनिचिरो है और पासी में है उसकी बहन नाओमी। अब आसूसा पूछता है कि तुम लोग आर्म डिटेक्टिव एजेंसी में आने से पहले क्या काम करते थे। कोनिकिता एक स्कूल के टीचर थे, तानी जॉकी और नाओमी स्कूल के छात्र थे, लेकिन किसी को भी डाई के पास के बारे में पता नहीं है और ने तो कह रखा है कि जो भी उसके पास्ट के बारे में बता देगा उसे वो 7 लाख यन देने वाला है। जिसके बाद आसी कहने लगता है ऑफिस वर्कर, लॉयर, जर्नलिस्ट, कारपेंटर, बहुत कुछ कहता है लेकिन कोई भी सही नहीं होता है। जिसके बाद आसी कहता है कि शायद आप कुछ काम करते ही नहीं होगे, ऐसा नहीं है, एक सीक्रेट काम तो है जो मैं करता था। अब इसके बाद एक लड़की केस सॉल्व करवाने के लिए आती है, लेकिन तभी दाज इसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी। माँ के मामो तरह बहन के महावीर, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अब वो लड़की कहती है कि कुछ लोग उनके ऑफिस के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन इस चीज का उसके पास कोई सबूत नहीं है और अगर आर्म डिटेक्टिव वाले उन्हें कुछ सबूत ढूंढ कर देते हैं तो वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर पाएंगे। अब कोनिकिता ये टास्क आसूसा को दे देते हैं और ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर पोर्ट माफिया नाम का एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन रहता है और उनमें से आक्टुका के पिक्चर को दिखा देते हैं और कहते हैं कि किसी भी कीमत पर तुम्हें इससे दूर रहना है। दूसरी तरफ आक्टुका एक पुलिस स्टेशन में जाकर वहीं के ऑफिसर्स को मारकर उस जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि हमें उसके पावर का अंदाजा होता है। दूसरी तरफ दास का टीम हिग के साथ जाते हुए एक टनल में पहुंच जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि हिग असल में पोर्ट माफिया का ही मेंबर है और वह आक्टुका को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहकर इनके ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन सारे बुलेट्स नाओमी अपने ऊपर ले लेती है, जिसे देखकर जुनिचिरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने लाइट स्नो टेक्निक का यूज कर लेता है और इस एबिलिटी की वजह से ये पूरा जगह डिजिटल गेम में कन्वर्ट हो चुका है, जिस वजह से हिग के फायर करने के बावजूद एक भी बुलेट जुनिचिरो को टच नहीं कर पाता है। और तभी जुनिचिरो हिग के गले को पकड़ कर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी आक्टुका आकर जुनिचिरो को पीछे से मार देता है और वो हिग को भी थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इस टाइगर को जिंदा लाने के लिए कहा था और तुम यहाँ पर खुलेआम फायर कर रहे हो, और अगर तुम्हारा एक भी बुलेट से लग जाता तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो जाता। लेकिन आज सुशी से सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे ढूंढने के लिए आए थे। जिसके बाद आक्टुका कहता है कि यही असल में तुम्हारा कर्मा है बच्चे, तुम जहाँ पर भी जाओगे तुम हर किसी को सिर्फ नुकसान ही पहुँचाओगा। और तभी आक्टुका आसी के पास में एक खतरनाक सा अटैक कर देता है और कहता है कि इस अटैक को मैंने जानबूझकर तुम्हारे साइड में किया है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ नहीं चलते हो तो अगली बार मैं इस अटैक से तुम्हारे पैर को काट दूंगा। तभी आसी को याद आता है कि नकटा ने उससे कहा था कि हमेशा अपने पार्टनर्स का हाथ निभाना, और तभी वो देखता है कि जुनिचिरो और नाओमी अभी भी जिंदा होते हैं। जिसके बाद आसी तेजी से भागकर गन को उठाकर आक्टुका के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन आक्टुका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और कहता है कि तुम्हारे किसी भी अटैक से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वही वो अपने अटैक से आसूसा के एक पैर को काट देता है, जिस वजह से दर्द के मारे आसूसा यहाँ पर रोने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो बचपन में रोया करता था तब उसे थप्पड़ मार दिया जाता था और कहा जाता था कि एक अनाथ बच्चे को रोने का कोई भी हक नहीं है। जिसके बाद आसी अपने टाइगर फॉर्म में आ जाता है और इस फॉर्म में बुलेट का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और इस फॉर्म में वो आक्टुका के अटैक्स को भी तोड़ सकता है। लेकिन तभी आक्टुका अपने पावर से उस टाइगर को 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन एक
सेकंड, ये तो असल में जुनिचिरो का मिराज होता है, जिसके बाद आगवा और टाइगर अपने सबसे पावरफुल अटैक को करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर दाई पहुंच जाता है, उन दोनों के ही पावर्स को रोक देता है। अब दाहिक जियाई से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए फ्लर्ट करने के दौरान मैंने तुम्हारे पॉकेट में ट्रांसमीटर को डाल दिया था और घर पर बैठकर मैं तुम्हारे सारे बातों को सुन रहा था। जिसके बाद अटोका कहता है कि इस बार तो हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन जल्दी ही हम वापस आने वाले हैं, क्योंकि इस लड़के के ऊपर 7 बिलियन न का प्राइस लगा हुआ है। और ये भी कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि पोर्ट माफिया कितना खतरनाक है, क्योंकि तुम भी तो एक टाइम पर इसी का हिस्सा हुआ करते थे ना। जिससे गाइस हमें पता चलता है कि दाजा असल में एक टाइम पर पोर्ट माफिया का ही मेंबर हुआ करता था। अब अगले दिन जब आसी का नींद टूटा है तो कोनी कटा उसके पास ही में होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दोनों दोस्त ही एकदम ठीक है और उन दोनों का इस टाइम पर ट्रीटमेंट चल रहा है। और गाइस हम देखते हैं कि चिरो के ऊपर एक लड़की एक सीक्रेट टाइप का ट्रीटमेंट कर रही होती है। दूसरी तरफ कोनिक बताते हैं आज सुसी तुम्हारे ऊपर 7 बिलियन न का प्राइस रखा गया है और इसी वजह से पोर्ट माफिया वाले तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन तभी आसूसा घबरा जाता है और कहता है कि 7 बिलियन यन अब मेरा क्या हो। लेकिन कोनी कीरा कहते हैं कि चिंता मत करो, उन पोर्ट माफिया वालों को तो मैं अकेले ही देख लूंगा। अब गाइस हमें हिरोसु नाम के पोर्ट माफिया के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो अपने पावर से एक डोर को तोड़ देता है। अब इसके अंदर कई सारे आदमी होते हैं और एक आदमी तो हीरोज को मारने के लिए भी जाता है, लेकिन हीरोज के एक अटैक के साथ ही उस आदमी का खेल खत्म हो जाता है। सूत्रों से पता चला है कि पोर्ट माफिया के सामानों को यहाँ पर ब्लैक में बेचा जा रहा है और इसलिए तुम में से कोई भी यहाँ पर बचने नहीं वाला है। और तभी हीरोज के पार्टनर्स गोलियों की मदद से इन सारे मेंबर्स को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन होने लगता है और आंसू सभी यहाँ पर मौजूद होता है। और तभी सब लोग कहने लगते हैं कि ये काम तो पोर्ट माफिया के ब्लैक लिजर्ड गैंग का है, जो किसी के ऊपर भी दया नहीं करते हैं। अब इसे सुनने के बाद आसी सोचता है कि अगर इस टीम ने हमारे एजेंसी में अटैक कर दिया तो हमारा एजेंसी तो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। जिसके बाद वो खुद से ही हिगचा को कॉल कर लेता है और कहता है कि मैंने आम डिटेक्टिव एजेंसी को छोड़ दिया है, तो अब उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद सच में ही आसूसा इस एजेंसी को छोड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ हम ब्लैक लिजर्ड के लीडर रोसू और कमांडर ताचहारा मिचुजो को देखते हैं और तभी उनके ऊपर अटैक करते हुए दूसरा कमांडर भी यहाँ पर पहुँच जाता है। और तभी हिगोचा को उनके लीडर कॉल करके कहते हैं कि पिछली बार उस आम डिटेक्टिव एजेंसी की वजह से हम लोग उस टाइगर को पकड़ नहीं पाए थे, तो इस बार तुम्हें इस एजेंसी को ही खत्म कर देना है। दूसरी तरफ आक्टूगावा एक लड़की को डराने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि जब इंसान अपने प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर पाते हैं तो वह अपने आप को खत्म करने का सोचते हैं, क्योंकि उनके पास जीने का और कोई वजह नहीं होता है। लेकिन चिंता मत करो, जल्दी तुम्हें जीने का एक वजह मिलने वाला है। दूसरी तरफ ब्लैक लिजर्ड ग्रुप हमारे एजेंसी के अंदर चले जाते हैं और तभी हीरोज कहते हैं कि माफ करना, मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेना भूल गया। दूसरी तरफ आसूसा रास्ते से जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे कहीं पर भी रहने का हक नहीं है। लेकिन तभी उसे बुलेट्स की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो फिर से एजेंसी की तरफ जाने लगता है। और जाते वक्त सोचता है कि मैंने तो इन्हें कह दिया था कि मैंने इस एजेंसी को छोड़ दिया है, तो फिर भी वो लोग इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। अब आसूसा वहाँ पर पहुंच हो जाता है, लेकिन देखता है कि ब्लैक लिजर्ड वालों को हमारे एजेंसी वाले कुत्तों की तरह मार रहे हैं। अब कोनिकेटा यहाँ पर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि गोली चलाने की वजह से फिर से मुझे आसपास के लोगों से माफी मांगना पड़ेगा। और देखो यहाँ का क्या हालत कर दिया है, इसको रिनोवेट करने में फिर से ढेर सारा पैसा चला जाएगा। और आसूसा तुम्हें तो शर्मानी चाहिए, हम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे और तुम बाहर घूमने के लिए गए थे। लेकिन आसूसा सोचता है कि ये लोग तो बहुत ही पावरफुल है और मैं बिना किसी प्रॉब्लम के इनके साथ रह पाऊंगा। और इतना सोच के उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसे देख को निकिता कहते हैं कि एक तो तुम फाइट के वक्त घूमने चले गए थे और मैंने तुम्हें थोड़ा सा डांट किया दिया है, तुम तो रोने ही लग गए। जिस पर आंसू सा कहता है कि मैं रो नहीं रहा था, मैं तो बस रो रहा था। अब इसके बाद सब लोग साफ सफाई करने लगते हैं, लेकिन तभी रनपो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, पुलिस को मेरी जरूरत है, क्योंकि मेरे पास इस एजेंसी का सबसे अच्छा सुपर पावर जो है। और तभी सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ, सबसे अच्छा डिटेक्टिव सुपर पावर तो तुम्हारे पास ही है। और आसूसा तुम्हें भी रंप के साथ जाना है, क्योंकि उसे ट्रेन में चलना नहीं आता। जिसके बाद ट्रेन में आसूई सोचता है कि भाई कैसे आदमी के साथ मुझे भेज रहे हैं जिसे ट्रेन भी चलना नहीं आता। अब लोकेशन में पहुंचने के बाद एक ऑफिसर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि जो लड़की यहाँ पर मारी गई है वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो मेरे ही अंदर काम करती थी, इसलिए इस केस को हम ही देखने वाले हैं। देखो, इस लड़की को 3
बुलेट मारे गए हैं और आज सुबह इसका बॉडी बड़ी पानी में तैर रहा था, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये काम इसके किसी आशिक का होगा। अच्छा, मतलब आप लोगों को कुछ खास पता ही नहीं चला है? हाँ, क्या कहा तूने बच्चे? लेकिन तभी पता चलता है कि नेट में एक और आदमी पकड़ा गया है और हो सकता है कि इस आदमी को भी उस लड़की के साथ मार के ही एक साथ बहाया गया होगा। लेकिन एक सेकंड, ये विक्टिम दास की तरह क्यों लग रहा है? अरे आंसू सर, पिछली बार तो तुमने मुझे बचा लिया था, इसलिए मैं फिर से अपने आप को डुबाने के लिए आया था। लेकिन देखो किस्मत का पहिया फिर से हम दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। खड़ कहाँ हो आप? तो लड़ रहे हो। और ये क्या इतनी खूबसूरत लड़की अपने जवानी में ही गुजर चुकी है। भगवान, इसकी जगह मैं क्यों नहीं मर गया? जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि तुम लोगों से अच्छा तो मेरा टीम है जो मिनटों में किसी भी केस को सॉल्व कर लेते हैं। जिसे सुनकर रमो ऑफिसर सुगमोट से कहते हैं कि मैं इस केस को 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। हिम्मत है तो मेरे से पहले इस केस को सॉल्व करके दिखाओ। ओके, तो यामाकी एक पॉलिटिकल केस में रिसर्च कर रहे थे और पोर्ट माफिया के खिलाफ भी एक केस को रन कर रहे थे। तो शायद पोर्ट माफिया वालों ने ही ये काम किया होगा। नहीं, पोर्ट माफिया वाले पहले किसी के भी सर को जमीन पर मारते हैं, फिर पीछे से लात मारते हैं ताकि उनका जॉलाइन टूट सके, और उसके बाद बॉडी पे 3 बुलेट्स मारते हैं। इसके बॉडी पे भी 3 बुलेट्स तो मारे गए हैं, लेकिन इसके जॉलाइन को तोड़ा नहीं गया है। मतलब किसी ने जानबूझकर 3 बुलेट्स मारे हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि यह काम पोर्ट माफिया वालों का है। 2 बुलेट्स सिर्फ इसलिए फायर किए हैं ताकि लोगों को लगे ये काम पोर्ट माफिया वालों का है। कितनी गलत बात है। कोई बात नहीं ऑफिसर, तुमने अपने काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। लेकिन अब देखो, एक वर्ल्ड क्लास डिटेक्टिव कैसे अपने केसेस को सॉल्व करता है, और मैं तो ये भी बता दूंगा कि क्रिमिनल कौन है, कहाँ पर उसने क्राइम किया है और कैसे उस क्रिमिनल को पकड़ना है। लगता है तुम मानोगे नहीं बच्चे, तुम्हारे लिए 60 तक गिनती करूं क्या? ना, मुझे उतना टाइम भी नहीं लगेगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाओ और किसने ये क्राइम किया है वो हमें बताओ। और हमें पता चल चुका है कि क्रिमिनल है मिस्टर सुकीमोटो। बेकार की बातें बंद करो। सुकीमोटो ने ये काम किया होता तो वो यहाँ पर थोड़े ना आता। वेल, मैंने तो ये भी कहा था कि मैं सबूत भी दूंगा। सुकीमोटो के गन को चेक कर लो, उसमें 3 बुलेट्स कम होंगे और मेरा थ्योरी भी प्रूफ हो जाएगा। सुकीमोटो अपना गन दिखा दो, उसके बाद ये नौसखिया चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। मैं अपने गन को नहीं दिखा सकता। सुकीमोटो, तुम मुझे डरा रहे हो, अपना गन दिखाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सुकीमोटो का दिमाग ब्लैंक होने लगता है और वो अपने गन से फायर करने वाला होता है, लेकिन आसूसा जाकर उन्हें रोक देता है। तुम्हें पता कैसे चला कि मैंने उसे मारा था? मुझे तो ये भी पता है कि तुमने उसे कल सुबह से प्याग में मारा था, जहाँ पर हमें और भी सबूत मिलने वाले हैं। अब पुलिस में सुकीमोटो बताते हैं कि यामागी एक छोटे केस में काम कर रहे थे, लेकिन वह जितना डीप में जा रहे थे उन्हें पता चल रहा था कि इन सब के पीछे एक पॉलिटिशियन का हाथ है। और यह बात उस पॉलिटिशियन को भी पता चल गया था, क्योंकि उसका एक इन्फॉर्मर इसी स्टेशन में काम करता है, और वो इन्फॉर्मर तुम ही हो। है ना? असल में पुलिस का एग्जाम देते टाइम में बार बार फेल हो रहा था और उस टाइम पर इस पॉलिटिशियन ने मेरा मदद किया था, और इसके बदले मुझे बस पुलिस के इन्फॉर्मेशन को इसके पास पहुंचाना था। लेकिन जब सुकीमोटो को पॉलिटिशियन के अगले स्टेप के बारे में पता चलता है तो वो यामागुची के से दूर रहो वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। यामाकियाई उन्हें तेजी से रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन गलती से ट्रिगर दब जाता है और यामाकियाई यहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद सुकीमोटो इस बॉडी पर और भी 2 फायर करके इस बॉडी को बहा देते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि यह काम पोर्ट माफिया वालों का है। तभी रनपो सुकीमोटो के पास चला जाता है और कहता है कि तुम्हें याद है ना कि यामागिशी ने तुमसे क्या कहा था? मुझे माफ कर देना सुकीमोटो। कैसे? इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता हो सकता है? अब इसके बाद वो तीनों रास्ते से जाने लगते हैं और दाई कहता है कि पता है आसी, मुझे भी ये केस आधा समझ में आ गया था। हाँ, लेकिन रमो के अल्ट्रा डिडक्शन के सामने कोई क्या ही कर सकता है। ओ तो तुम्हें अभी भी इसके बारे में पता नहीं है? हाँ, रमो के बिहेवियर को देखकर तुम्हें वो एक छोटा लड़का लग सकता है, लेकिन वो असल में 26 साल का आदमी है और उसके पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है। और यह बात रमो के अलावा टीम के हर किसी को पता है, और बताते हैं कि जब रमो अपने पावर को यूज कर रहा था तब डाई ने उसके हेयर को टच कर लिया था। और आपको पता ही होगा कि डाई अगर किसी को टच करता है तो वो अपने पावर को यूज नहीं कर सकता है, जिसका मतलब है कि रमो के पास असल में कोई पावर्स ही नहीं है। क्या? तो फिर रमो ने उस क्रिमिनल का पता कैसे लगाया? देखो, अगर तुम किसी को भी बोलोगे कि एक मर्डर को पोर्ट माफिया का काम दिखाने के लिए उस पर 3 बुलेट्स फायर किए गए हैं तो हर किसी को लगेगा कि वो 3 बुलेट्स एक साथ ही फायर किए गए हैं। लेकिन याद करो कि सुकीमोटो ने क्या कहा था? 2 बुलेट्स सिर्फ इसलिए फायर किए हैं ताकि लोगों को लगे ये काम पोर्ट माफिया वालों का है। कितनी गलत बात है। मतलब उसे पता था कि 2 बुलेट्स को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग फायर किया गया था, और यह बात तो सिर्फ क्रिमिनल को ही पता हो सकता है। और एक और पॉइंट है, अगर तुम यामाकी के हाथ को देखोगे
तो वहाँ पर एक महंगा वॉच लगा हुआ है जो वो अपने सैलरी से तो नहीं खरीद सकती है, और वैसा ही सेम वॉच सुकीमोटो के हाथ में भी था, जिसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और जब किसी को पता चलता है कि उसका लवर मर चुका है तो उसका रिएक्शन खतरनाक आना चाहिए था, लेकिन सुकीमोटो पूरी तरीके से शांत था, मतलब वो किसी चीज को छुपाना चाहता था। अच्छा, लेकिन रम को ये कैसे पता चला कि मर्डर हुआ कहाँ पर था? वेल, ये चीज तो डास भी पता नहीं लगा पाया है, और इसी वजह से रेमो टीम में इतना खास है। अरे तुम लोगों को घर नहीं चलना क्या? मुझे भूख लग रही है। अब गाइस हमें कोनिकटा को दिखाया जाता है, जिसके पास आइडियल नाम का एक नोटबुक होता है, जिसको बीच बीच में आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। अब कोनिकीट सल में एक परफेक्ट लाइफ को जीना चाहता है, इसलिए कोनिकटा ने इस बुक में अपने लाइफ के सारे डिटेल्स यहाँ तक कि रूटीन, फ्यूचर प्लान्स और गोल तक भी लिख रखा है। जिसके बाद कोनिकीटा एग्जैक्ट टाइम पर अपने काम के लिए जाता है, लेकिन तभी आसोच करता है डाज ने कुछ अजीब तरीके के मशरूम खा लिए हैं, और उसके बाद से वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मरने के बाद ये दुनिया कितना बढ़िया लगने लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था एक मशरूम खाने से ही मैं मर जाऊंगा। लेकिन कोनिकीटा इन सब में ध्यान ना देकर अपना काम स्टार्ट कर देता है। कोनिकीटा गवा, लेकिन तभी कोनिकीटा डाई को पटक देते हैं और कहते हैं कि ना समझ डाई, तुम्हें देख नहीं रहा मेरा इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। जिसे देखकर आसू से सोचता है ये दोनों इतने अलग होने के बावजूद एक साथ काम कैसे कर पाते हैं। जिसके बाद वो तीनों अपने आज के काम के लिए जाने लगते हैं। असल में योकोहामा में जितने भी नए लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, उनमें से कई सारे लोग गायब हो रहे हैं और उन सबको एक जगह पर लाकर इकट्ठा किया जा रहा है। और यह जानकारी हमारे एजेंसी को एक अनजान आदमी से मिला है। अच्छा, तो हमें जो लोकेशन बताया क्या है, हम वहाँ पर जा रहे हैं ना? नहीं बच्चे, बल्कि हम तो उस जानकारी देने वाले को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। कोनिकिता, तुम यहाँ पर पूरे 2 मिनट लेट आए हो। किसी लड़की के साथ डेट पे चले गए थे क्या? नहीं, मैं आज से 4 साल बाद किसी लड़की को डेट करूंगा और उसके 6 साल बाद उसी लड़की से शादी भी कर लूंगा, और ये सारी बातें मेरे बुक में लिखी गई है। अब गाइस, सामने के इस बंदे का नाम टाकचरुकजुओ है, और अगर आप इसे अच्छे पैसे देते हो तो यह कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल कर दे सकता है, और बताता है कि आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन एज योर मैसेंजर नाम के एक बंदे ने भेजा है। अब मुझे ये तो नहीं लगता कि वो इन्फॉर्मर कोई गलत आदमी है, लेकिन मुझे उसके डाटा सेंटर से ये कुछ पिक्चर मिले हैं, और ये शायद उनके पिक्चर है जिन्हें किडनैप किया जा चुका है। अब इसके बाद वो तीनों टैक्सी की मदद से अपने लोकेशन पर जाने लगते हैं, और कोनिकीता बताते हैं कि इस टैक्सी का ड्राइवर भी असल में उनका इन्फॉर्मर है, और जितने भी लोग गायब हुए हैं उनमें से 2 लोगों को तो इन्होंने ही लिफ्ट दिया था। लेकिन तभी डाज उन पिक्चर्स को लेकर कहने लगता है, देखो इन विक्टिम्स में से दोनों ने चश्मे पहन के रखे के हैं, जरूर इस क्रिमिनल को चश्मे वाले लोग बहुत पसंद होंगे। इसके बाद वो तीनों एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, और यहाँ के आसपास घूमने के दौरान उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स भी मिल जाते हैं। मुझे लगता है किसी की जान खतरे में है। यहाँ पर एक लड़की को पानी में डुबाकर मारने का ट्रैप बनाया गया है, और तभी कोनिकीटा, इस लड़की का नाम है सासाकी नोबुको, ये कॉलेज की लेक्चरर है, और बताती है कि स्टेशन में किसी ने इसको बेहोश कर दिया था, और जब इसकी आंखें खुलती है वो इस टैंक के अंदर होती है। वैसे सच कहूँ तो ये लड़की सुंदर बहुत है, ऐसा दास कहता है। तुम लोग मुझ पे तो शक नहीं कर रहे थे ना? तभी कुछ और लोगों के भी चिल्लाने की आवाज आने लगती है, और हम देखते हैं कि लोगों को नंगा करके एक गैस चेम्बर में बंद किया गया है। कोनिकीटा, इनसे दूर आ जाओ, नहीं मैं इन्हें बचा आऊंगा, छोड़ दो मुझे। अब अगले दिन डाई थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि उनमें से किसी को भी वो बचा नहीं पाया था। लेकिन जब वो सासाकी से मिलने के लिए जाता है, वो देखता है कि डाई ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होता है, और तभी सासाकी कहती है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचाई और डाई के रूम में रहने का मौका दिया। क्या ये लड़की डाई के रूम में रह रही है? ऐसा कैसे हो गया? तो डाई, तुम्हें वो लड़की पसंद है? मुझे तो हर लड़की पसंद है, लेकिन उसमें कुछ तो खास बात है, लेकिन तुम्हें चाहिए तो मैं उसे छोड़ दूंगा, मेरी चॉइस तुमसे अलग है। डासाई, ये देखो आसी, इस किताब में कोनिकीटा के परफेक्ट पार्टनर के बारे में भी लिखा गया है। अरे बाप रे, इतने डिटेल्स कोनिकीटा सर जी, ये तो टफ हो जाएगा। एक तो तुम लोग बिना बताए मेरे बुक को पढ़ रहे हो, और ऊपर से कामयाब ही निकल रहे हो। तुम लोगों में शर्म है भी या नहीं? लेकिन तभी डाई कोनिकीटा के चश्मे को पहन लेता है और कहता है कि अगर तुम एक स्टाइलिश चश्मे को पहनते तो न्यूज़पेपर में तुम्हारा अच्छा पिक्चर जाता। लेकिन तभी कोनिकीटा को कुछ याद आ जाता है। अब सब लोग फिर से उस टैक्सी में आ जाते हैं, और कोनिकीटा से कहता है, सच सच बताना, गैस की मदद से बेहोश करके तुम ही उन्हें किडनैप करते थे ना? अरे अगर मैं उन्हें किडनैप करता तो पुलिस मुझे पकड़ नहीं लेता, और वैसे भी उन्हें किडनैप करके मेरा क्या फायदा? फायदा तो है तुम उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करके पैसे कमा सकते हो, और पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं पाई है। इसका रीजन है कि कैद करने के बाद तुम उनके कपड़े को निकाल लेते थे और उन्हें पहनकर अपॉइंट्स था, और तुम जानबूझकर अपने हाइट के
लोगों को ही किडनैप किया करते थे और मुंह को छुपाने के लिए सनग्लासेस का यूज करते थे और इसी वजह से किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो सारे लोग असल में एक टैक्सी से गायब हुए हैं। पर ड्राइवर कहता है कि ये मेरा प्लान नहीं था, एक टीम है जो असल में मुझे ये काम दिया करता था और हमेशा मुझसे वो लोग हार्डवेयर सेंट्रल बिल्डिंग में मिलते थे और कहते कि चलो हम लोग एक डील करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा और उसके बदले में तुम लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना है। हाँ, तुम्हें किससे प्रोटेक्शन चाहिए? वो असल में मैंने गलती से पोर्ट माफिया के भी एक मेंबर को मार दिया था और तभी उनके कार के ऊपर तेजी से फायर होने लगता है और वो ड्राइवर यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद कोनिकेटा कहता है कि डाज आई उस ड्राइवर को पकड़ के लाओ और बड़े उसी तुम्हें जल्दी से पुलिस को यहाँ पर बुला कर लाना है। और तभी कोनिकेट अपने पावर से यहाँ पर एक फ्लैश बैंक को फोड़ देता है और पोर्ट माफिया के ध्यान को भी अपनी तरफ खींचने लगता है और इसी मौके पर आसुस और दास यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी उनके कार को ब्लास्ट करते हुए एंट्री होती है आक्टगा की। अब कोनिकेटा आक्टगा के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और फायर करके एक पाइप को तोड़ देता है। तुम क्या करना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तभी कोनिकेट अपने स्टन गन को पानी में देकर अटगांव को बिजली के झटके दिला देता है और तभी पुलिस के सायरन का भी आवाज आने लगता है जिस वजह से आक्टुकावा यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वो तीनों हर्बर्ट सेंट्रल बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और ये वही जगह है जहां पर एजियोर किंग ने अपने आप को खत्म किया था और एजियो किंग वो बंदा है जिसने कई सारे नेशनल फैसिलिटी को तबाह कर रखा है। और तभी डास कहता है कि एजियोर मैसेंजर का नाम सुनने के बाद उसे सबसे पहले एजियो किंग का ही याद आया था। असल में एजियो किंग को कंफ्यूज करके इस जगह पर फंसाया गया था, जिसके बाद किंग ने अपने ही बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था। अब उस टाइम पर कुछ डिटेक्टिव्स भी पर पहुंच गए थे और एजियोर किंग के साथ वो सभी तबाह हो गए थे। और तभी कोनिकीना कहता है कि अगर मैं उन्हें एजियोर किंग का लोकेशन नहीं बताया होता तो वो सब लोग जिंदा होते और उनमें से एक डिटेक्टिव असल में रुकुस के फादर भी थे। और इस गलती को सुधारने के लिए कोनिकीता ने रुकुस को अडॉप्ट भी कर लिया था। लेकिन तभी आपके लैपटॉप में एजियोर मैसेंजर का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा गया है कल शाम से पहले एक बॉम्ब फटने वाला है जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मरने वाले हैं, रोक सको तो रोक लो। एजियोर मैसेंजर तो गाइस कौन है ये मैसेंजर और वो बॉम्ब को क्यों ही ब्लास्ट करना चाहता है और क्या आम डिटेक्टिव एजेंसी वाले उस बॉम्ब को रोक पाएंगे? इन सब का जवाब आपको इसके अगले पार्ट में पता चल जाएगा, जिसके लिए आपको इस वीडियो पे 3000 लाइक्स और 300 कमेंट्स कर देना है। और